हम बात कर रहे हैं बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? एक थिन शीट है हमारे पास, पतली सी शीट है, और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, इस शीट के ऊपर चार्ज है, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे बोला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं जो इसके अंदर से क्रॉस करके निकल रहा होगा इधर उधर। समझ में आया हमने क्या किया? हमारे पास सिंस ऑलरेडी शीट बहुत बड़ी है तो गॉसियन सरफेस उसके बाहर या कहां पे क्या अज्यूम करेंगे, उसके लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लिया जो इसके थ्रू क्रॉस करके निकल रहा है उस साइड में। तो इस डायग्राम को बनाते हैं और उसके साथ में फिर समझना कि मैंने किया क्या। वैसे यहाँ पे हमारे पास है डायग्राम, इसको कंसीडर कर लेते हैं अभी। देखो यहाँ डायग्राम समझ में आ रहा है क्या है? ये एक प्लेन शीट है जिसको क्रॉस करके ये क्या निकल रहा है बच्चा? सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चा? ds। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ds। ठीक है, अब ये ds वाले ही एरिया में से इसको क्रॉस करके निकला होगा। सीधी सी बात है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का ds है तो इतनी ही जगह के एरिया को इसने क्रॉस किया होगा ऐसे करके। ऐसे ही होना चाहिए ना, इतनी ही जगह के एरिया को इसने क्रॉस किया होगा। तो ये ds के ही एरिया को क्रॉस करके निकल गया। अब यहाँ पे इस इमेजिनरी सिलेंडर के 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन से? 2 तो क्रॉस सेक्शनल और एक जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यही रहेगा। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके हिसाब से पहले शीट का एरिया वेक्टर निकालो। फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकलेगी? उस साइड में। पॉजिटिव है, अगर ये प्लेन शीट फुली चार्ज्ड है तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी इधर और इधर निकलेगी। और सिमिलरली अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर निकालोगे तो ये भी ये इधर और इधर निकलेगा। तो फील्ड इंटेंसिटी की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम सेम है दोनों केसेस में। ये समझ में आई है बात? पक्का? हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा? अगर यहाँ पे एक प्लेन शीट है मेरे पास, तो ये प्लेन शीट मतलब बेसिकली जो फुली चार्ज्ड है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी किधर को आएगी? ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अगर इसी के अंदर से मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर है जो इसको क्रॉस करके निकल रहा है, तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर भी इधर आएगा कि नहीं? तो फील्ड इंटेंसिटी और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? थीटा 0 बचा। उस वाले के केस में मैं 180 लूंगा अगर ऑपोजिट साइड लूं तो। लेकिन अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज की ही शीट बनी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर उस साइड जाएगा, मतलब अपना इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर इधर जाएगा और फील्ड लाइंस उस साइड जाएंगे। तो दोनों केसेस में थीटा 0 डिग्री निकलेगा कि नहीं? डन है। और लेटरल सरफेस एरिया के साथ अगर मैं बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो फील्ड के साथ क्या आ गया? 90 डिग्री पे। तो अब हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा? अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो E ds cos थीटा। अब 3 सरफेसेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पता चल गया? जो ये लेटरल एरिया है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसके अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल जाएगी? 0, क्योंकि हमारे पास जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है इसके लिए जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा E डॉट ds, और डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा। और cos थीटा क्या आएगा यहाँ पे? इस केस में आएगा, नहीं बचा, 90। इस केस में आएगा 90। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए और इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए जो फ्लक्स आएगा इसका नाम φ1, इसके लिए φ2। इन मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो हमारे पास जो टोटल फाई आएगा ये φ1 प्लस φ2 बनेगा कि नहीं? जिसको मैं 2φ लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, 2φ1 लिख लो। तो φ1 क्या बनेगा हमारे पास? E डॉट ds, या डॉट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? cos 0 n कैप, है ना, n कैप, और हमारे पास E कैप जो उसके लिए मल्टीप्लाई होगा, यही रहता है। अब वो हमें पता है कि n कैप और जो इसके लिए एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, 2 यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है? 1। तो हटा देते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास फाई की वैल्यू 2EDS आया कि नहीं? समझ में आई ये बात? हमारे पास फाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ EDS आ गई। ये हमारे पास क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत? हाँ जी, ठीक है। ये बात समझ में आई है बच्चे हमारे पास? किसी को इसमें परेशानी?
अब हमारे पास क्या आता है, देखो अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इसके अंदर इस स्पेसिफिक सिलेंडर में से जब ये इसको क्रॉस करके निकल रहा था, तो देखो इसने पूरे सरफेस के एरिया को कवर नहीं किया, तो पूरे सरफेस पे फैले हुए चार्ज को भी यूटिलाइज नहीं किया। इसने कौन से एरिया को यूटिलाइज किया? जितने एरिया में से ये निकल रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन में से ये निकल रहा है, बस उतने ही चार्ज को इसने अपने अंदर इंक्लूड किया होगा कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो कि इमेजिन करो अगर जो यहाँ पे कोई चीज होती और मैं इसके अंदर से खाली पाइप डाल देता, तो वो पाइप इतना ही खड्डा करती सिर्फ बीच में, और वो जितना खड्डा करेगी बस उतने ही हिस्से के चार्ज को यूटिलाइज किया होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास इस शीट के ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या सोचो, अगर जो चार्ज फैला हुआ है वो कैसे फैला हुआ है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अगर हम निकालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे बच्चा? सिग्मा से, है ना? तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन ए। ऐसे ही था हमारे पास। तो अगर मुझे ये वो क्यू है जो कि सिर्फ इस छोटे से ds सरफेस के अंदर है, तो ये क्यू डैश अपॉन ds लिख के मैं क्यू डैश की वैल्यू सिग्मा टाइम्स ds लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? लिख सकता हूं ये क्यू की वैल्यू। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है बच्चा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आता है कि नहीं? सबको पता है ये वाला। गॉस लॉ ने यही कहा था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू कितना है? क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू डाल दो, 2EdS इज इक्वल टू क्यू डैश कितना है बच्चा हमारे पास? सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल आउट हो गया, E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई बच्चा? This is the formula for electric field intensity due to thin infinite sheet. डन है? पक्का? चलो नोट डाउन कर लिया बच्चा ये। अब इसका एक छोटा सा केस बना लेते हैं। अगर मान लो हमारी शीट कुछ ऐसी होती, अगर हमारी शीट ऐसी होती, अब ऐसी में और इस शीट में क्या डिफरेंस है? इसके थिकनेस आ गई है। इस केस में अब हमारे पास क्या आ गई है? थिकनेस आ गई है चारों तरफ। तो अगर थिकनेस आ गई है तो इसके इन हिस्सों पे जो साइड वाली बाउंड्रीज हैं इन पे भी चार्ज होगा। तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जब हम लेंगे, तो इफ द फाइनाइट शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E1 प्लस E2 आ जाएगी, एंड विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे और पीछे दोनों की अलग अलग फील्ड इंटेंसिटीज निकलेगी और उसको ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल हमारी विद थिकनेस प्लेन शीट के लिए आ जाएगी। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। अब इसके बाद हम एक केस बनाते हैं जिसके अंदर दो पैरेलल शीट्स रखी हैं हमने। अब क्या किया बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या टॉपिक कर रहे हैं अब? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स। हम क्या बात कर रहे हैं अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं दो प्लेन पैरेलल शीट्स के लिए। यहां से इसका एक स्पेशल केस आएगा जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे जाएगा हमें। अब हमने किया क्या है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि दो प्लेन शीट्स हैं, मान लो ये दोनों की थिकनेस सेम होती, ऐसे रखी हुई हैं हमने, दोनों पे चार्ज है कुछ ना कुछ। समझ रहे हो बच्चा? ये दो शीट्स हैं और इन दोनों के ऊपर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो उन दोनों की मिला जुला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है हम कर क्या रहे हैं? एक बार ना मैं एक काम करता हूं, इसका डायग्राम यही बना रहा हूं, देखो जरा। हमारे पास इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करना एक बारी। है क्या बच्चा? अगर मेरे पास एक शीट ऐसे है, ठीक है, और एक दूसरी शीट इधर है, डन। अब इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे हमने क्या किया? सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, जो इसके अंदर तीन रीजन दिख रहे हैं तुम्हें किसी को? पहला रीजन, दूसरा रीजन और एक तीसरा रीजन। ये तीन रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक बीच वाला हिस्सा है जहाँ दोनों पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस होगा। ये एक ऐसा हिस्सा है जो इसके थोड़े नज़दीक और उससे दूर है, और एक ये ऐसा हिस्सा जो इसके नज़दीक और उस वाले से दूर है।
है कि नहीं? तो इन दोनों के लिए अब एक फील्ड लाइन के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, देखना। ये जो पॉजिटिव है, मान लो इसका नाम हम रख लेते हैं E2 होगा इसकी वजह से, ये सेकंड शीट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट शीट मान लेते हैं। तो ये सेकंड वाले की फील्ड लाइंस इधर को निकलेंगी कि नहीं? पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी। फर्स्ट वाले की शीट जो जाएगी, मतलब फील्ड लाइंस जाएंगी, इधर को जाएंगी कि नहीं? अगर एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो, ये दो हैं, दोनों से फील्ड लाइंस इस तरफ को निकलेंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस फेस से इधर निकलेगी, इस फेस से इधर निकलेगी, निकली कि नहीं? अगर इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पे जो सेकंड पार्ट है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं? बीच में तो बची ही नहीं, क्योंकि इस सरफेस की वजह से इधर फील्ड है, इस सरफेस की वजह से इधर फील्ड है, दोनों कैंसिल आउट हो गई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? 0। लेकिन जब मैं थर्ड रीजन में आ रहा हूं, बाहर की साइड, तो यहां देखो, इससे फील्ड लाइन कहां निकलेगी? इधर को। इस वाले की भी फील्ड लाइन कहां निकल रही है? इधर को। तो ये दोनों फील्ड लाइंस जो हमारे पास आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये ऐड हो रही हैं कि नहीं? समझ में आई है? ये पता चल रहा है ना कैसे बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे अगर मेरे पास एक ये शीट है और एक मेरे पास ये दूसरी शीट है, ठीक है, ये इस तरीके से है, तो इस वाले के हिसाब से फील्ड लाइंस उधर जा रही हैं और इसके इस सरफेस के हिसाब से उधर जा रही हैं, तो इस रीजन में दोनों ऐड हुई कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस सरफेस से भी फील्ड लाइंस उधर जा रही हैं और मेरे इस सरफेस से भी फील्ड लाइंस उधर जा रही हैं, तो इधर भी दोनों ऐड हो रही थी। बस बीच वाला एक रीजन ऐसा आया था जहां पे नेट फील्ड क्या आई थी, हमारे पास 0 आ गई थी। किसी को परेशानी इस बात में? ठीक है, तो हमारे पास चाहे वो इस साइड का केस है, चाहे वो उस साइड का, फर्स्ट और थर्ड रीजन, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और सेंटर पे क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। किसी को दिक्कत? डन है। तो अब इसी को थ्योरेटिकली हम लिख के देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसका। तो हमारे पास अब है क्या बचा? हमने जो अभी समझा है, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट पे आओ पहले। ये समझ में आया तुम्हें? यही दोनों तरफ शीट के चार्ज था, दोनों तरफ शीट के चार्ज था, बीच वाले रीजन में E1 इधर और E2 इधर, E1 इसकी वजह से, E2 इसकी वजह से, इन इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट रिजल्ट 0। इन फर्स्ट रीजन इसकी वजह से आ रहा है E2, इसकी वजह से E1, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड ऑन हो जाएंगे। इन थर्ड रीजन इसकी वजह से आ रहा है E1, इसकी वजह से E2, और सेम डायरेक्शन में ऐड ऑन हो जाएंगे। ये बात समझ में है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? क्लियर है? उसी चीज़ को मैंने यहाँ इस तरीके से भी ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करी हुई है सिर्फ। अब हमने क्या किया यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या क्या है बच्चा? लेट सिग्मा 1 बी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ A, सिग्मा 2 बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ B। डन है। अब हमारे पास E1 और E2 हमने मान लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा? हमने अभी डिराइव किया था कि अगर एक प्लेन शीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है बच्चा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी के लिए सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसी एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा है, अगर ऐसा रहेगा तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा? हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि किसी एक लेफ्ट हैंड साइड की सारी लाइंस नेगेटिव और राइट हैंड साइड की सारी पॉजिटिव। वो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव और राइट वाले पॉजिटिव। ये हमने कन्वेंशनली माना है कि इस साइड के सारी जो फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव मान लेते हैं और इस साइड के पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो उधर वाली नेगेटिव है तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगी। तो हमने इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? हमारे पास फर्स्ट रीजन में जो E1 आएगा, इट इज इक्वल टू -E1 - E2। किसी को दिक्कत? दोनों माइनस माइनस हो गए, तो मैं माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकता हूँ। माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। किसी को दिक्कत इसमें? सिमिलरली अगर मैं थर्ड रीजन में, या पहले सेकंड रीजन पे चलते हैं, सेकंड रीजन में हमारे पास क्या होगा? इन सेकंड रीजन क्या था बच्चा? एक लेफ्ट हैंड साइड थी, एक राइट हैंड साइड, एक प्लस में जा रही थी, एक माइनस में जा रही थी। जो प्लस वाली है उसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा, माइनस वाली माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा।
1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मैंने फाइनल रिजल्ट लिख दिया। किसी को दिक्कत? डन है, बिल्कुल सेम चल रहा है जो हमने डिस्कस किया था। थर्ड रीजन में दोनों की दोनों क्या हो गई हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर हमारे पास दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया और दोनों के जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज थी उनका सम आ गया। क्लियर, सिंपल डेरिवेशन है। अब अगर मैं एक स्पेशल केस मान लेता हूं कि जो दोनों शीट्स हैं वो बिल्कुल सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो चार्ज है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 जिसको हम सिग्मा मान लेते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या था, E1 माइनस 2/एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा आ जाएगा। 2 सिग्मा क्यों, यहाँ जो हमारे पास निकला था माइनस 2/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 निकला था कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों की जगह सेम सिग्मा सिग्मा डाल दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे भी सिग्मा यहाँ पे भी सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा प्लस क्या होके क्या आएगा, 2 सिग्मा आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे, और 2 से 2 कैंसिल आउट होके हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एज 2 से 2 कट के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। किसी को दिक्कत? सिंपल बात है बच्चा। ऐसे ही E2 के केस में 0 क्यों हो गया, क्योंकि जो E2 था उसमें क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और यहाँ पर अगर दोनों सिग्मा इक्वल हैं तो कैंसिल आउट होकर नेट फील्ड क्या आ गई, 0। थर्ड वाले केस में क्या हुआ, 2 सिग्मा, 2 से 2 कटेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके लिए आ जाएगा। तो इसमें नेगेटिव नहीं आना? क्यों आना चाहिए बच्चा, मेरी बात समझो, नेगेटिव कैसे आएगा, और बीच थर्ड साइड में, बीच में तो 0 है ही, तो बीच में ऑपोजिट साइड में तभी तो 0 आया। ये देखो, जो E2 है ये हमने नेगेटिव लिया, E1 है वो हमने पॉजिटिव लिया। तो E2 के लिए अगर मैं सिग्मा 2 बाय मतलब सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ, सिग्मा, इसके लिए हमने क्या माना था, अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए निकला था मेरे पास सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, बट इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कन्वेंशनली नेगेटिव मान रहे हैं। और ये जो E1 है ये कहाँ है, ये हमारे पास आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो कन्वेंशनली हमने सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट को पॉजिटिव मान लिया। इनको ऐड कर देते हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, यही किए है ना। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं, इन मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 0, तो हमारे पास सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, 0, और बाहर वाली साइड क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत? अब अगर मान लो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि मैं किसी एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट को किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज दे देता हूं। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव दूंगा तो इस केस में होगा क्या, इस केस में हमारे पास जो पहली चीज आएगी वो फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी बच्चा, इसमें जो पॉजिटिव वाली हैं वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव निकलेंगी, और जो नेगेटिव फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या करेंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव, वो तो हमेशा अप्रोच करेंगी। तो बीच में दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐड होगा कि नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एडिशन हो जाएगा दोनों का। और बाहर के साइड पे ध्यान दो, अब बाहर की साइड पे इसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं उधर थर्ड रीजन में देखना, और यहाँ ब्लू वाली फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर ये दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो कैंसिल आउट होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। सिमिलरली इसी से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कहाँ आएंगी, इसको अप्रोच करेंगी फर्स्ट रीजन से, और इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से दूर जाएंगे, तो ये दोनों भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 आई कि नहीं। तो सिर्फ बीच में एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम आ रही है, दोनों की सेम है तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ बनेगा सेकेंड रीजन में, और जो हमारे पास थर्ड और फर्स्ट रीजन है इसमें 0 0 आ जाएगा। दैट मीन्स इफ द टू प्लेन शीट्स आर गिवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक को प्लस सिग्मा के साथ हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक के साथ, एक पे माइनस सिग्मा के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वहां में उस केस में बीच में जो उन प्लेन शीट्स के एरिया रहेगा वहां पे फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगी और उसके बाहर फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाली है। एंड दिस इज हाउ कैपेसिटर्स आर मेड, दिस इज हाउ कैपेसिटर्स आर मेड, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है इसी के बेसिस पे। बात समझ में आई है? तो कैपेसिटर हमारा बनेगा कैसे, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं,
बाहर दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात है? चलो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है बच्चा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे हैं जो तुम्हें सबको करने ही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स के साथ मिलेंगे अलॉन्ग विद एंटायर एनसीईआरटी। सब क्वेश्चंस करने, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है।